हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन हम सॉलिड स्टेट का काम तमाम कर देंगे। आज की वीडियो सॉलिड स्टेट की एंड वीडियो है। आई होप आप सबने इसके पहले की वीडियो देख ली होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया है बच्चों। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बैंड थियरी के बारे में। समझ में थियोरेटिकल पार्ट है, बहुत ही आसान है, आप चुटकियों में सीख जाओगे। बट मेक श्योर करें कि आपने स्टार्टिंग के सारे वीडियोस देखे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और आपकी जो भी नीड है उसे कमेंट बॉक्स में वीडियो के लिखिए बच्चों। आपको लगता है कि हमें ये चैप्टर पहले चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। समझ में आया तो हम सीक्वेंस को छोड़ के आपकी डिमांड के हिसाब से वीडियोस अपलोड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या है ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सॉलिड की? सिंपल सी बात है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है या नहीं। कौन सर? जी हाँ, सॉलिड। तो डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमने सॉलिड को बच्चों तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। किस बिहाफ पे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से। तो सबसे पहले आता है बच्चों कंडक्टर। कौन है ये? कंडक्टर। अब कंडक्टर कैसे बाकियों से अलग है? तो इसकी एक कंडक्टिविटी की रेंज है, ये पर्टिकुलर एक रेंज में कंडक्टिविटी दिखाता है। सर कौन सा रेंज है इसका? 10 to the power 4 to 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर। वेरी सिंपल, ये याद रखना है। और साथ ही साथ आप क्या करिए, आप याद रख लीजिए प्यारे बच्चों इसके एग्जाम्पल। ये इसका कंडक्टिविटी का रेंज है और इसके एग्जाम्पल अगर आपने लिख दिया तो फिर बोलो ओए होए क्या बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो कंडक्टर के एग्जाम्पल कौन है? जग जानता है सर, कंडक्टर के एग्जाम्पल है मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट। हमारे बच्चों जो स्टेट बोर्ड में लिखा है टेक्स्ट बुक में लाइन टू लाइन हम वही लिखेंगे। सर इलेक्ट्रोलाइट क्या हमेशा कंडक्ट करता है? नहीं, ओनली इन एक्वस मीडियम। कौन सा मीडियम? जी, एक्वस मीडियम। तो ये हो गया हमारा पहला केस, दैट इज कंडक्टर, जो कि सबसे अच्छे कंडक्ट करते हैं। अब इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद आते हैं इंसुलेटर्स। कौन आते हैं? इंसुलेटर। नाम में ही छुपा हुआ है इसका राज। क्या? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सर ऐसा क्या होता है कि ये कंडक्ट नहीं करते? उसी की तो आगे थियरी है बबुआ, बैंड थियरी। सर मुझे डर लगता है, मुझे लगता है ये बैंड थियरी कहीं बैंड ना बजा दे। अरे बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बिलियन एजुकेशन आपको हर एक चीज में सपोर्ट करेगा बच्चों। आपकी पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो इसका कंडक्टिविटी का रेंज क्या है? बहुत ही गंदा, 10 to the power -22, 10 to the power -10। सर जब ये कंडक्ट ही नहीं करता तो आपको इसे पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। नहीं बच्चों, हमें सब पता होना चाहिए कौन कंडक्ट करता है और कौन नहीं करता। ये लगे हाथ आप क्या लिखेंगे? जी हाँ, एग्जाम्पल लिखेंगे। तो इंसुलेटर के एग्जाम्पल कौन से? जग जानता है, नॉन मेटल्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? ए भांगड़ू, ऐसा क्वेश्चन मत पूछा भाई, पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलो याद नहीं है तो उसके एग्जाम्पल्स लिख देता हूं मैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। एग्जाम्पल है इसका CO2, SO2। ये सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। दिमाग में क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? बिल्कुल चिंता ना करें, अभी थोड़ी देर में बता देंगे। और फिर फाइनली आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों तीसरी कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। सर मतलब ये तो इन दोनों के बीच में आता है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेमीकंडक्टर दोनों के बीच में आता है, ना ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है। इसकी भी रेंज लिख देते हैं, 10 to the power -6 to 10 to the power 4। मैं जो वैल्यूज लिख रहा हूं बच्चों ये आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से ही लिख रहा हूं, एकदम डिक्टो वही। समझ में आया? और हमारी बोर्ड एग्जाम भी तो वही डिमांड करती है
यूनिट में भी जरा ध्यान देना, पर ओम पर मीटर। सर इसके भी एग्जाम्पल बता दो। क्यों नहीं, क्यों नहीं, एग्जाम्पल तो सबके देखने हैं। इसका एग्जाम्पल आता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसे तो आपको बच्चों याद ही रखना होगा। सेमीकंडक्टर आया तो ये कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनका रेंज और उनके एग्जाम्पल्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कौन सी थियरी के, यस हम पढ़ेंगे बैंड थियरी। चलिए बैंड थियरी का बैंड बजा देते हैं। ओके, तो मैं लिख देता हूं हेडिंग बैंड थियरी। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है, सर ये बैंड आखिर में होता क्या है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा ये बैंड क्या होता है, फिर थियरी में आगे बढ़ेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड नहीं बैंड, अरे बिल्कुल टेंशन ना लो। ये जो बैंड है ना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ही मेरे दोस्त क्या कहते हैं, बैंड। अच्छा ऐसा क्या, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इन लोगों ने बैंड नाम दिया है। यस, तो सुनिए प्यारे बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म व्हाट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या देती हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका आप शॉर्ट फॉर्म भी ले सकते हो। एटॉमिक ऑर्बिटल को आप लिख दो एओ, कंबाइन होके क्या दे देता है, एमओ। और इस एमओ को ही हम क्या कहते हैं, ये जो आप यहां पे देख रहे हो, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं बैंड। मतलब बैंड कुछ और नहीं, ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये बैंड थियरी कहती क्या है, जितनी एओ होंगी, ध्यान से सुनना, जितनी ए होंगी उतनी ही एमओ बनती है। मतलब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी तो उससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। मतलब ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब क्या, जी हाँ, दो बैंड बनेंगे। क्या बनेंगे, दो बैंड। आया सबको समझ में। तो ऐसे लिख देता हूं मैं, बैंड बोलो या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलो या फिर इसी को क्या बोलो, बैंड। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ये होते हैं दो प्रकार के। आइए देखते हैं इसके प्रकार। तो यहां पे देखोगे आप, तो एक हो गया कंडक्शन बैंड और दूसरा हो गया वैलेंस बैंड। आ गया समझ में सबको। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बैंड जो है वो दो टाइप का होता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। और जो इनके बीच में एनर्जी गैप होता है, दी एनर्जी यहां पे थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले लेते हैं कंडक्शन बैंड। तो प्यारे बच्चों, कंडक्शन बैंड जो होता है इसकी एनर्जी हाई होती है। इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई। तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाई एनर्जी। और ये किससे बनता है, ये बनता है आउटर मोस्ट शेल से। कौन बनाते हैं इसको, जी आउटर मोस्ट शेल बनाता है इसको। क्लियर। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वेकेंट हो सकता है। सर किस सेंस में, इलेक्ट्रॉन के सेंस में।
या फिर ये फिल्ड हो सकता है। ठीक है, जो स्टेट बोर्ड में आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है ना बच्चों, उसी को मैं एकदम सिंप्लीफाइड टर्म्स में बता रहा हूं। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या कह सकते हैं, कंडक्शन बैंड का एनर्जी हाई होता है और ये किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं? जी हाँ, आउटर मोस्ट शेल के कॉम्बिनेशन से। और ये वेकेंट भी हो सकते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है। अब दूसरा देख लीजिए। सर दूसरा क्या है? जो दूसरा है बच्चों, उसे कहते हैं वैलेंस बैंड। आ गया समझ में? अब ये वैलेंस बैंड किससे बनता है? पहले तो आप इसकी एनर्जी के बारे में जानिए। ये होता है लो एनर्जी, किसके कंपेयर में? कंडक्शन बैंड के। और ये किससे बनता है? जी हाँ, ये बनता है इनर शेल से, इनर शेल। एंड नो डाउट इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, बट मोबिलिटी, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, वो ना के बराबर होता है। क्यों सर? इसके इलेक्ट्रॉन क्यों मूव नहीं करते? बहुत ही सिंपल है मेरे बाबू, इसके इलेक्ट्रॉन इसीलिए मूव नहीं करते क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता है इन पे। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं क्या? ड्यू टू मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, सिंपल। ओके, ड्यू टू मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड। और ये हो गया वैलेंस बैंड। अब इसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो देखने जैसी है, उसे कहते हैं बैंड गैप। सर ये बैंड गैप क्या होता है? एनर्जी का जो डिफरेंस होता है किसके बीच में? वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड के, उसी को हम क्या कहते हैं? जी, बैंड गैप। द एनर्जी डिफरेंस, क्या? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में? कंडक्शन एंड वैलेंस। इज कॉल्ड एज, डेफिनेशन आ सकता है आपको 2 मार्क्स का। तो जो एनर्जी गैप है किसके बीच में? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जी हाँ, उसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप। चलिए चित्र के माध्यम से थोड़ा आपको समझाता हूं। चित्र बना लेते हैं। अब ये देखिए, अगर इसे आप कंडक्शन बैंड कहते हैं, क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वैलेंस तो ये हो गया आपका इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये जो देख रहे हैं आप, ये इसी को कहते हैं बैंड गैप। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अगर कभी ये बैंड गैप ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए जो एनर्जी डिफरेंस है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के काफी ज्यादा हो जाती है, उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं यहीं पे लिखना चाहूंगा, इफ एनर्जी डिफरेंस इज लार्ज। क्या लिखा मैंने? इफ एनर्जी डिफरेंस इज लार्ज, किसके बीच में? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो इसी बैंड गैप को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों? सर आप ही बताइए।
इसी को हम कहेंगे फॉरबिडन जोन। वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया, एकदम क्लियर कट है ये सारा। कंडक्शन बैंड ज्यादा एनर्जी, वैलेंस बैंड कम एनर्जी। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वैलेंस बैंड में तो रहेंगे लेकिन घूमेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है और उन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? यस, बैंड गैप। चलिए अब इसी के बिहाफ पे हम पढ़ेंगे किसको? जी हाँ, कंडक्टर्स को। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। नेक्स्ट पीडीएफ क्या लिखेंगे यहाँ पे? कंडक्टर्स। तो आप लिखोगे मेटल्स आर गुड conductor as they have large number of electrons in कंडक्शन बैंड। क्यों अच्छे कंडक्टर है? क्योंकि उनके बीच, उनके जो कंडक्शन बैंड है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है। और मैं थोड़ा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में फिर दो बैंड होते हैं जिसे हम कहते हैं एस एंड पी बैंड। चलिए इसे चित्र से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लीजिए ये अब मान लीजिए यहां तक पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है। ये पूरा इलेक्ट्रॉन है और ये जो खाली वाला है पार्ट, ये भी किसके साथ ओवरलैप हो गया है? ऊपर वाले के साथ। तो ये कौन सा है? ये एस है। और ये कौन सा है? पी। इसमें भर भर के इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसकी वजह से मेटल एक अच्छा कंडक्टर होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इन मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड। In metals, electrons are loosely bounded and they are large in number। एक तो लूजली बाउंडेड होते हैं और ऊपर से काफी ज्यादा भी होते हैं। समझ में आया? इसीलिए उनके ज्यादा नंबर होने की वजह से इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं और यही क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। सर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का समंदर। सर समंदर से गाना याद आ गया, समंदर में नहा के और भी नहीं। गाना होना नहीं बच्चों, ध्यान दो। तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। आगे सबको समझ में? अब लगे हाथ ये सब बता दिया तो एक और चीज बता देते हैं कि जब आप मेटल के अंदर करंट ट्रांसफर करोगे या फिर मेटल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो मेटल है, जो मेटल के आयन है। सर मेटल आयन कब बनेगा? अरे भैया जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बनेगा? मेटल आयन। सिंपल आहे रे बाबा, जेव्हा मेटल आपला स्वतःचे इलेक्ट्रॉन लूज करणार ना तेव्हा जे राहतं ना त्याला आपण काय म्हणतात? मेटल आयन। और फिर मेटल आयन क्या करता है? अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट या फिर ऑसिलेट ऑन इट्स मीन पोजीशन। और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को इधर उधर जाने में प्रॉब्लम होता है। जैसे मैं हूं, आप आ रहे हो, मैं कभी ऐसा कर रहा हूं, कभी ऐसा कर रहा हूं, कभी ऐसा कर रहा हूं, कभी ऐसे कर रहा हूं, तो आपको आने जाने में बड़ू लोग क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। आ रहा है सबको समझ में? और
इसी की वजह से क्या आता है, इसी की वजह से आता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। अब लगे हाथ आपको थोड़ा आगे और चर्चा में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको कंडक्टर के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, जी हाँ, अब हम पढ़ेंगे इंसुलेटर के बारे में। तो इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में बच्चों जो हमारे बैंड होते हैं, चलिए चित्र लेता हूं मैं, सही बना देता हूं। ये देखिए, ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। चलिए वैलेंस बैंड में क्या भरना होगा, इलेक्ट्रॉन भरना होगा। तो मैं इधर ऐसे दिखा देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हो बच्चों, ये क्या है, जी हाँ, ये पूरा इलेक्ट्रॉन है। अब देख सकते हैं आप, ये बीच वाला पार्ट जिसमें, जिसे हम बैंड गैप कहते हैं, क्या कहते हैं, बैंड गैप। लेकिन ये गैप काफी ज्यादा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फॉरबिडन जोन। तो इलेक्ट्रॉन यहां से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता, और जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि इंसुलेटर्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे आपको समझ में, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। रीजन एकदम सिंपल सा आप चिपकाओगे क्या, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज, जिसे हम फॉरबिडन जोन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में क्या है, सब कुछ किसके जैसा होता है बच्चों, सब कुछ होता है इंसुलेटर के जैसे, बट एक चीज का डिफरेंस है। वो किस चीज का, कि सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है उनके बीच का गैप कंपैरेटिवली कम होता है। चलिए उसे मैं चित्र के माध्यम से बताता हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, वैलेंस बैंड। एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच अगर आप देखो बच्चों, तो आपको जो गैप है, ये जो गैप है ये कम दिखेगा, जिस इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बैंड गैप। तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन इजीली यहां से यहां जंप कर लेते हैं। कब, इलेक्ट्रॉन कब जंप करेगा इजीली, जब आप उसे थर्मल एनर्जी दोगे। सर ये थर्मल एनर्जी क्या होता है सर, ओ सर मला कळत नाही थर्मल एनर्जी क्या होता है। हीट रे बाबा, गर्मी 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 गर्मी, याद आया कुछ, सर ये तो नोरा का आवाज लग रहा है। अरे ये नोरा का आवाज नहीं, ये मेरा आवाज है। ठीक है, सॉन्ग हो सकता है उसका। तो ये कब जंप करेंगे, जब इनको आप क्या दोगे बच्चों, थर्मल एनर्जी। ठीक है, या फिर इसे किसी पोटेंशियल डिफरेंस में रख दोगे। आई बात समझ में, तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप कर लेगा इजीली वैलेंस बैंड से किस में, कंडक्शन बैंड पे। लेकिन कब, थर्मल एनर्जी देने पे। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर की एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। समझ में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर की एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। सर सेमीकंडक्टर कौन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसीलिए इसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन से, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी एक थर्मल कंडक्टिविटी होती है। कब बच्चों, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे।
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनकी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है जो कि कम होती है, और वो किसकी वजह से दिखती है? ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जब आप उसको हीट करोगे। समझ में आया? अब अगर आपको सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो आपको कुछ करना होगा। क्या करना होगा वो मैं अभी आपको बताता हूं, बट उसके पहले लिखूंगा मैं एक बड़ा ही ढांसू सा स्टेटमेंट। ध्यान से देखिएगा इस स्टेटमेंट को। क्या है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट है कि एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर, ध्यान दो रे बाबा, जल्दी जल्दी। एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज, किसकी तरह काम करता है लो टेम्परेचर पे? इंसुलेटर। और अगर आप बोलो हाई टेम्परेचर पे, इस पे हाई टेम्परेचर, तो आप क्या बोलते हैं? ये किसकी तरह बिहेव करता है? कंडक्टर। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है? इंसुलेटर। और हाई टेम्परेचर पे किसकी तरह काम करता है? यस, कंडक्टर। तो सर मैं सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकता हूं क्या? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज। क्या लिखता हूं मैं यहां पे? द कंडक्टिविटी ऑफ semiconductor can be increased by introducing some impurities। अगर उसके अंदर आप कुछ impurities डाल दो, इस impurity को ही कुछ किताबों में गेस्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? गेस्ट। और इस फेनोमेना को बोला जाता है, इस फेनोमेना को बोला जाता है डोपिंग। फेनोमेना को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? यस, इट इज कॉल्ड एज डोपिंग। जब आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में एक दूसरे एलिमेंट को ला देते हो या फिर एज ए इम्प्योरिटी लाते हो, तो उस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। जैसे सिलिकॉन के अंदर मैंने किसी और को ला दिया, तो उसे क्या बोलूंगा मैं? डोप्ड हो गया है वो। क्या हो गया है? डोप्ड। थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। कौन सा फेनोमेना हो गया बच्चों? ये यहाँ डोपिंग। क्लियर? और डोपिंग के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है, सेमीकंडक्टर shows higher इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो उसकी कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर shows higher इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आफ्टर डोपिंग। डोपिंग के बाद उसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई बच्चों? बढ़ गई। और इसे ही हम क्या कहेंगे? जो डोपिंग बढ़ गई है तो जो नया सेमीकंडक्टर हमें मिला है उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है इंट्रिंसिक? विदाउट एनी इंप्योरिटी, विदाउट डोपिंग। और जब आपने डोपिंग करा दी तो उसके बाद जो सेमीकंडक्टर बना उसे क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक। और उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बहुत ही ढांसू तरीके से हम पढ़ते हैं किसको? सेमीकंडक्टर को। तो जो नेक्स्ट है उसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लीजिए आपने ले लिया ये सिलिकॉन, जो कि है कार्बन फैमिली का। तो यहाँ पे है कार्बन, ये है सिलिकॉन, और उसके नीचे आता है जर्मेनियम। और ये कौन से ग्रुप के हैं? ये हैं ग्रुप 12 के। यहीं पे लिख देता हूं मैं बच्चों ताकि आपको समझने में
आसानी। 12th ग्रुप के। अब इनके राइट साइड क्या आता है, सॉरी ये 14th ग्रुप के, ये 14th ग्रुप के। अब इनके बगल में कौन सा आता है, 15th ग्रुप। और इनके बगल में इधर लेफ्ट साइड में कौन सा आता है, 13th ग्रुप। अब 13th ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, तो 13th ग्रुप में जो एलिमेंट है वो है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। और जो 15th ग्रुप है उसका क्या हालचाल है मेरे दोस्तों, जी हाँ वो है नाना पाटेकर वरिया, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सिक आर्सेनिक आर्सेनिक। और ये जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है ये हमारे सेमीकंडक्टर का है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं। अगर आप सिलिकॉन की डोपिंग फॉस्फोरस से करा देते हो तो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। जी हाँ, कौन सा सेमीकंडक्टर मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर आपने सिलिकॉन की डोपिंग किससे कराई, एल्यूमिनियम से, तो आपको मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर आप जर्मेनियम में गैलियम डाल देते हो, मतलब अगर लेफ्ट वाले से डोपिंग कराया, ग्रुप 13 वाले से डोपिंग करा दिया, किसकी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा एक्सट्रिंसिक ई एक्स, याद रखना एक्स। सर उसकी बात मत करो, नहीं तो फिर वही दिमाग में ख्याल आता है, न छेड़ो हमें हम सताए, नहीं नहीं बाबू मैं बिल्कुल उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझा रहा हूँ। तो एक्सट्रिंसिक कब, जब उसकी डोपिंग हो गई। तो अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम की आपने ग्रुप 13 से डोपिंग कराई तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसे क्या कहेंगे, पी टाइप। और अगर ग्रुप 15 वाले से कराया, जैसे कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इनसे कराया, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसे हम कहेंगे एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए चित्र के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पे, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी दिखाना होगा। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसी में यहां तक और इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में चित्र मैंने बनाया है ये है पी टाइप, और ये है एन टाइप। तो ये एन टाइप हो गया और ये कौन सा हो गया, पी टाइप। ऊपर वाले जो बैंड है, ऊपर वाले, इसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये कौन से टाइप का हो गया, एन। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन कम हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई, तो उसे हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए थोड़ा और अच्छे समझने के लिए मैं एक और डायग्राम का सहारा लेता हूं। आई होप आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर देगा। देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूं एक सिलिकॉन का एटम। ये किसका है, पार्टिकल, यस सिलिकॉन। हर जगह कौन है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। तो ये सिलिकॉन बबुआ है, ठीक है। और आप सब जानते हो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, आउटर मोस्ट शेल में, यस 4, 1 2 3 4, सबके 4 4।
तो सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 हैं और वो 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप आपको ये चित्र समझ में आ गया। यहाँ पे भी एक देख सकते हैं। आई होप सब जगह बन गया। अब जरा देखिए, इसे थोड़ा मैं नीचे लेता हूँ। अब देखिए, ये लेफ्ट साइड में मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 हैं। हर एक सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में। मान लीजिए एक सिलिकॉन को आपने हटा दिया, ये जो सिलिकॉन है इसे आपने हटा दिया। और ये सिलिकॉन के जगह पे आप लेके आ गए एल्यूमिनियम। क्या लेके आ गए आप? एल्यूमिनियम। अब जरा देखिए, एल्यूमिनियम आ गया। तो अब एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 3 सिर्फ। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? होल। और जब आप इसी को पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करोगे, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से, तो आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन कहाँ, किसकी तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव की तरफ। किसकी तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव की तरफ। आई होप आपको समझ में आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पे आएगा तो होल यहाँ पे क्रिएट होगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे होल क्रिएट होगा। मतलब जो होल है वो कौन से साइड, ये जो डेफिशिएंसी है कौन से साइड मूव कर रही है? जी हाँ, नेगेटिव के साइड। मतलब द होल्स आर बिहेविंग एज अ पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इसे कहते हैं पी टाइप। ये क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब जो होल्स है वो लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव होते हुए दिखाएंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये बन गया हमारा पी टाइप का। चलिए लगे हाथ हम एन टाइप को भी निपटाते हैं। तो इस साइड है हमारा एन टाइप। एन टाइप कब आएगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, राइट हैंड साइड में, मतलब ग्रुप 15 वाले किसी एलिमेंट को ला दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं लाता हूँ किसको, यहाँ पे मैंने ला दिया प्यारे बच्चों किसको, यहाँ पे आ गए हैं फॉस्फोरस। अब इलेक्ट्रॉन देखिए फॉस्फोरस के कितने हैं? जी हाँ, 5 हो गए। क्या हो गए? 5। तो जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थे, अब वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसीलिए इसे हम कहते हैं एन टाइप। और इसे क्या कहा हमने? पी टाइप। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एन टाइप, पी टाइप, सब कुछ खत्म। आपको कोई भी डाउट आने वाला नहीं है। आई होप प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ये जो सेमीकंडक्टर की थियरी है ये खत्म होती है। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे अपने मेटालिक प्रॉपर्टी पे। इस पे मेटालिक प्रॉपर्टी देखिए आगे। सर मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कोई बात नहीं, उसे ही निपटाता हूं मैं। तो ये था बैंड थियरी के हिसाब से सारे एक्सप्लेनेशन। और अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो प्यारे बच्चों, मैं शॉर्ट में आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर को निपटा दे रहा हूं विथ फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। कोई भी चीज छूटेगी नहीं। तो ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब सुनिए, जो एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये क्या है? ये एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। और आप सबको पता है, जब भी चार्ज पार्टिकल कोई मोशन करता है, कोई मूवमेंट दिखाता है, तो वो क्या क्रिएट करता है? जी हाँ, वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्रिएट होगी एक मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा चार्ज पार्टिकल है, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी वो कौन सी होगी? बहुत ही कम। और इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को एक टाइनी मैग्नेट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? टाइनी मैग्नेट।
लेकिन कब, ये सब खेला कब होगा? तो मैं ऐसे बताता हूं, इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन होते हैं, मान लीजिए एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो उनके स्पिन क्या हो गए? स्पिन कैंसल्ड हो गए। क्या हो गए? स्पिन कैंसल हो गए। तो यहां पे आपको कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी। मैं आपको लगे हाथ ये भी बता देता हूं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसको मेजर करते हैं हम केमिस्ट्री में मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से। इसके नाम से मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, जब चार्ज पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो दोनों टाइप का है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? जी हाँ, जीरो। क्योंकि क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, वही दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? कैंसिल। मतलब अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, नो मैग्नेटिक मूवमेंट, नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे हमने जो हमारे सॉलिड्स है बच्चों, उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। काम करते हैं, इस लाइन को रह नहीं देते। तो सबसे पहले आता है हमारा डायामैग्नेटिक सॉलिड। क्या आता है? डायामैग्नेटिक सॉलिड। अब ये डायामैग्नेटिक सॉलिड क्या है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो डायमैग्नेटिक में प्यारे बच्चों, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इसमें जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? पेयर्ड। पेयर्ड मतलब एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो जब इस सॉलिड को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये क्या होगा? वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे N2 है, F2 है, और एक आप याद रख सकते हो, ब्यूटीफुल बेंजीन। बेंजीन तो है ही, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो काफी ब्यूटीफुल है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा डायमैग्नेटिक सॉलिड। अब बचे दो, कौन कौन से? जी हाँ, एक बच गया पैरामैग्नेटिक और एक बच गया फेरोमैग्नेटिक। तो चलिए उसे भी निपटा देते हैं। तो यहां पे लिखता हूं मैं फेरोमैग्नेटिक, नहीं पैरामैग्नेटिक सॉलिड। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे वो पेयर्ड नहीं होते। इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट इज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, जैसे डायमैग्नेटिक में पेयर्ड थे, इसमें क्या होंगे? अनपेयर्ड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब ऐसा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, तो ये क्या होगा? वीकली अट्रैक्ट होगा। तो आप लिख सकते हो वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक ये वीकली अट्रैक्ट होगा कहाँ पे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेट्स वैनिस्ड। इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी, तो इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल गेट ओवर। कब?
its magnetic property gets vanished once external magnetic field, क्या? once external magnetic field is removed। आया समझ में? अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्यारे बच्चों वो क्या है? वो है इसका एग्जाम्पल। इज दैट क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल क्या है पैरामैग्नेटिक का? तो सबसे पहले याद रखना O2, फिर उसके बाद आता है क्यों फेंकू करारे। क्यों फेंकू करारे आलू। समझ में आया? तो ये हो गया +2, ये हो गया +3 और ये भी हो गया +3। समझ में आया? तो आपको एग्जाम्पल कौन से याद रखने हैं? ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है प्यारे बच्चों, जो डाई ऑक्सीजन है वो क्या है? पैरामैग्नेटिक होता है। और फिर उसके बाद आ गया Cu+2, Fe+3 एंड Cr+3। तो इसे भी याद रखने का ट्रिक दे देते हैं। क्यों फेंकू करारे, क्या? आलू। समझ में आया? आलू से कोई नहीं है, बस आप याद रखना O2, Cu+2, Fe+3 एंड Cr+3। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले एंड द लास्ट टाइप ऑफ सॉलिड दैट इज फेरो मैग्नेटिक सॉलिड। क्या होता है ये फेरोमैग्नेटिक सॉलिड? इसे हम समझते हैं। आप कह सकते हैं इसके पास होता है लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, और इसे हम परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट। क्यों इसे परमानेंट मैग्नेट कहते हैं? दैट इज इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इज magnetic property remains even after removal of external magnetic field। मतलब ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है। एक बार आपने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, उसके बाद निकालोगे तो भी बाबा ये किसकी तरह काम करेगा? मैग्नेट की तरह। मतलब एक बार इसको मैग्नेटिक फील्ड का चस्का लगाना तो ये फिर पक्का परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। यस, एकदम सही समझा रे बाबा। अब इसका एग्जाम्पल देखो, चलो जल्दी जल्दी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? इसका एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, GD और एक आता है CrO2। अपना स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में इतना ही है रे बाबा, इतना ही पढ़ने का। फेंको नहीं गधों, आगे का तो आप समझ ही गए होंगे। फेंको नहीं गधों, मैं ये बोल नहीं सकता क्या? CrO2, इसका भी कुछ है। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों हमारा फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, और ये क्या थे? पैरामैग्नेटिक। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी कंसेप्ट में डाउट रहता है या फिर किसी कंसेप्ट में आप वीक हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वीडियो के नीचे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और बिलियन एजुकेशन को इसी तरह से सपोर्ट करिए। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।